आज के इस तहकीकी नशिस्त में हम सभी सुनने वालों का इस्तकबाल करते हैं। लेकिन देखें, बातचीत शुरू करने से पहले मेरी एक बहुत ही अहम और दोस्तों वाली गुज़ारिश है हमारे तमाम सुनने वालों से। बिल्कुल। और ये गुज़ारिश ज़रूरी भी है। हाँ, क्योंकि जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि ये एक डीप रिसर्च वर्क होता है। इस तरह के मवाद को ढूँढना और उस पर बात करना, इसमें वक़्त के साथ-साथ पैसा भी लगता है। तो हम आपसे सिर्फ़ ये गुज़ारिश कर सकते हैं कि हमारे फ़ेसबुक पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से फ़ॉलो करवाएँ। सही कहा। और अगर सुनने वाले वहाँ स्टार सेंड करेंगे ना, तो हमारे इस तहकीकी काम में बहुत बड़ी मदद होगी। हाँ, वाक़ई। और वैसे हम इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर भी मौजूद हैं, तो वहाँ भी हमारा साथ दें। तो चलिए आते हैं आज के मौज़ू पर। बिल्कुल। हमने पहले के कुछ डीप ड्राइव्स में कौसर सिद्दीकी साहब की उर्दू खिदमत पर तफ़सील से बात की हुई है। हाँ, कौसर सिद्दीकी साहब के काम पर हमने बहुत बातें की हैं पहले। सही। तो आज हमारा फ़ोकस कौसर सिद्दीकी की लिखी हुई एक बेहतरीन तहरीर पर रहेगा, जो उन्होंने शफ़ीक़ा फ़रहाद पर लिखी थी। शफ़ीका फ़रहाद जो उर्दू लिटरेचर में अपनी एक बिल्कुल अलग पहचान रखती हैं। और इनकी पहचान का सबसे बड़ा हिस्सा इनका तंज़ो-मज़ा है, यानी जिसे तींदा कलाम भी कहा जाता है। इनकी पैदाइश 26 अगस्त 1931 को नागपुर में हुई थी और फिर 6 जनवरी 2008 को इनका भोपाल में इंतकाल हुआ। बिल्कुल। और इन्होंने लो आज हम भी जैसी ज़बरदस्त किताबें लिखीं। तो चलिए इस कहानी की तहें खोलते हैं कि आखिर 20वीं सदी की एक आम सी खातून उर्दू तंज़ो-मज़ाक की दादी कैसे कहलाईं? देखें, इनकी शुरुआत की कहानी ही बड़ी दिलचस्प है। कौसर सिद्दीकी ने अपनी तहरीर में प्रोफेसर अनीस सुल्ताना का एक वाकया कोट किया है। अच्छा। हाँ, मतलब ज़रा तस्वूर करें, नागपुर का एक घर है, रमज़ान का महीना है और इफ्तार का वक्त बिल्कुल करीब आ रहा है। दस्तरखान लग चुका है और पूरे घर में ज़र्दा पुलाव की बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू फैली हुई है। मेहमान मगरिब की अज़ान का इंतज़ार कर रहे हैं। यानी बिल्कुल वो इफ्तार वाली बेचैनी का आलम। सही में। और अचानक ज़ाना खाने में एक अजीब-सी हलचल मच जाती है, अफ़रा-तफ़री फैल जाती है। पता चलता है कि शफ़ीक़ा, फ़रहत वक़्त से पहले पैदा हो गई हैं। वक़्त से पहले? हाँ, ऐसा लगता था जैसे उस ज़र्दा पुलाव की खुशबू ने उन्हें दुनिया में आने के लिए बेचैन कर दिया हो। क्या बात है! मतलब ये जो जल्दी थी उनकी पैदाइश में, ये मुझे लगता है उनकी आगे की ज़िंदगी का भी एक हिस्सा रही। क्योंकि जिस तेज़ी से उन्होंने एजुकेशन हासिल की, वो आम नहीं थी। वाक़ई, इन्होंने नागपुर के गर्ल्स कॉलेज से बीए किया, फिर उर्दू और फ़ारसी में एमए किया। लेकिन यहाँ जो सबसे हैरान करने वाली बात है, वो इनका जर्नलिज्म में डिप्लोमा करना है। रुकिए, मैं ज़रा इस पॉइंट पर रुकना चाहूँगा। 1950 की दहाई, एक मुस्लिम खातून और जर्नलिज़्म यानी सहाफ़त में डिप्लोमा, ये तो उस वक़्त के हिसाब से एक बहुत बड़ा रिबेलियन था ना? बिल्कुल था। देखें, उस ज़माने में अगर ख़वातीन लिखती भी थीं, तो घरेलू रसाइल तक खुद को महदूद रखती थी। लेकिन सहाफ़त तो एक बहुत ही बाहर निकलने वाला, सवाल पूछने वाला और थोड़ा मर्दाना फ़ील्ड समझा जाता था। सही। तो शफ़ीका का जर्नलिज़्म में आना बज़ाहिर एक अहम सी बात लगती है आज के दौर में, लेकिन उस वक़्त ये अपने आप में एक बहुत बड़ी रिवायत शिकनी थी। वो शायद हिंदुस्तान की पहली मुस्लिम खातून थीं जिन्होंने ये डिप्लोमा किया। और फिर 1955 में वो भोपाल के महारानी लक्ष्मीबाई गर्ल्स कॉलेज में लेक्चरर बन गईं। यानी वो शुरू से ही रूल्स तोड़ रही थीं। और रूल तोड़ने की बात से मुझे इनके बीए के ज़माने का वो किस्सा याद आ गया। हाँ, वो रिश्ते के इश्तिहार वाला किस्सा। जी, जी, वही। कौसर सिद्दीकी साहब ने इसका जो नक्शा खींचा है, वो सुनने वालों को बताना बहुत ज़रूरी है। ऐसा हुआ कि किसी मुकामी अखबार में शादी का एक इश्तिहार छपा। एक साहब को रिश्ता चाहिए था और उन्होंने अपनी मांग में लिखा कि लड़की में 4 बहुत ही मखसूस खूबियाँ होनी चाहिए। और उन लड़कियों ने इसका क्या जवाब दिया, वो बहुत मज़ेदार है। हाँ, शफ़ीक़ा फ़रहत और उनकी 3 सहेलियाँ थीं। इन चारों का एक ग्रुप था। अब इनमें से किसी एक लड़की के पास भी वो चारों खूबियाँ नहीं थीं, जो उस लड़के को चाहिए थी। लेकिन हर एक के पास एक-एक खूबी ज़रूर थी। चर यानी एक मुश्तरका प्रपोज़ल लिखकर भेज दिया
कि भाई हम चारों मिलकर तुम्हारी डिमांड पूरी कर रही हैं। और ये उनका लिखा हुआ मज़ाहिया मज़मून बाद में कॉलेज मैगज़ीन में भी छपा था और यहीं से इनकी तंज़ो मज़ाह की दुनिया में प्रॉपर्ली एंट्री हुई थी। पर देखें, यहाँ मेरा एक सवाल बनता है, क्या ये वाकई सिर्फ एक छोटी सी तालिबे इल्म वाली शरारत थी, या इस इश्तिहार के जरिए वो मर्दों की उन नॉन रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस का मजाक उड़ा रही थी? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। देखें, बेहतरीन मज़ा दरअसल वही होता है जो समाज के खोखले रवैयों पर वार करे। वो इश्तिहार देने वाला शख्स असल में कोई जीती जागती लड़की नहीं ढूंढ रहा था, बल्कि एक रोबोट ढूंढ रहा था जिसमें सब कुछ परफेक्ट हो। सही बात है। तो शफीका फरहत ने मजाक को सिर्फ लोगों को हंसाने के लिए यूज नहीं किया, बल्कि एक टूल के तौर पर, एक चैलेंज के तौर पर लिया। यानी वो दिखाना चाहती थी कि ये सोच कितनी फनी और बेहुदा है। हाँ, और उनका ये जॉइंट वेंचर वाला आइडिया ही इस बात का सबूत है कि उनकी ऑब्जर्विंग पावर कितनी तेज थी। अच्छा, अब यहाँ से इनका सफ़र आगे बढ़ता है। ये शरारत तो कॉलेज के दिनों की बात थी, लेकिन फिर इनका अदबी सफ़र पूरी निस्फ सदी पर मोहित हो गया। इन्होंने अफ़साने लिखे, खाके लिखे, सफ़रनामे और रेडियो ड्रामे तक लिखे। यहाँ तक कि इनका जो पीएचडी का मकाला था, वो भी अकबर अल्लाबादी की शायरी पर था। अकबर अल्लाबादी खुद तंजो मज़ाक के कितने बड़े नाम थे, ये हम सब जानते हैं। हाँ, बिल्कुल। और इनकी किताबें देखकर मुझे उनके टाइटल्स बहुत अपीलिंग लगे। 1981 में इनकी एक किताब आई, लो आज हम भी। फिर 1982 में रंग नंबर, गोलमाल आई 83 में। और नीज़ हकीम और नीम चराए आई 2003 में, चेहरे जाने पहचाने आई 2006 में। बच्चों के लिए भी इन्होंने एक किताब लिखी, चुन चुन बेगम। इतना सारा काम! हाँ, और सिर्फ यही नहीं, इनका एक नॉवेल था बे उजाला शहर, जो पब्लिश नहीं हुआ, लेकिन वो भोपाल गैस ट्रेजेडी पर था। मतलब उनका राइटिंग स्टाइल सिर्फ हंसने हंसाने तक महदूद नहीं था। यानी वो सीरियस मुद्दों पर भी उतनी ही गहराई से लिख रही थी। पर मुझे लो आज हम भी इस टाइटल में बड़ी दिलचस्पी हो रही है। ये ऐसा लगता है जैसे वो कह रही हो कि देखो, इस फील्ड में हम खवातीन भी आ गई हैं। सही कहा आपने। इस टाइटल में एक छुपी हुई बगावत है और नाकादों ने इनको वाकई बहुत जल्दी पहचान लिया था। इन्हें बकायदा हिंदुस्तान में तंजो मज़ा की दादी का लक़ब दिया गया। दादी? मतलब इतनी बड़ी अथॉरिटी बन गई थी वो? बिल्कुल। और इसमें कौसर सिद्दीकी साहब ने डॉक्टर ज्ञानचंद जैन और कौसर चंद पुरी के बहुत अहम अक़वाल का हवाला दिया है। ज्ञानचंद जैन कहते हैं कि शफीका फरहाद सिर्फ लफ्ज़ों की हेरा-फेर से मज़ा पैदा नहीं करती। अच्छा, तो फिर उनका तरीका क्या था? उनका तरीका ये था कि वो ज़ाविया निगाह को बदलती थीं। इसे ऐसे समझें कि जैसे एक रूम में झूमर लटक रहा है। अगर आप झूमर का ज़ाविया थोड़ा-सा बदल दें, तो पूरे कमरे की रोशनी और साये बदल जाते हैं। अ, क्या खूबसूरत मिसाल है ये। हाँ, तो शफीका फरहाद आम जिंदगी के मसाइल को ऐसे एंगल से दिखाती थी कि आप रोते-रोते हंस पड़ते थे। वो अपनी जिंदगी में ही एक लिविंग लेजेंड बन चुकी थीं। वाओ! ये सच में बड़ी बात है। लेकिन देखें, यहाँ मेरे सामने एक बहुत ही मुतज़ाद सी चीज़ आ रही है उनकी शख्सियत में। वो क्या? देखें, एक तरफ तो वो लोगों को इतना हँसा रही हैं, उनकी महफ़िलें हैं, उनके जुमले हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो उनकी समाजी खिदमात हैं, उनकी लिस्ट देखकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। हाँ, वो आम तौर पर लोगों को पता नहीं होती। वाकई वो एमपी ब्लाइंड एसोसिएशन यानी मध्य प्रदेश नाबीना अफराद की अंजुमन की बाकायदा सदर रहीं। उन्होंने भोपाल में एक ऐसी लाइब्रेरी कायम की जो ब्रेल पर मबनी थी, सिर्फ नाबीना लोगों के लिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो उन नाबीना अफराद के रोजगार के लिए भागदौड़ करती थीं। जब उन बच्चों के एग्जाम्स होते थे, तो शफीका फरहाद खुद उनके लिए राइटर्स का इंतजाम करती थीं। राइटर्स यानी वो लोग जो उन ब्लाइंड बच्चों की तरफ से पेपर लिखते हैं। बिल्कुल। और इसके अलावा इन्होंने लावारिस बच्चियों को अपने घर में पनाह दी। नादार खवातीन की चुपचाप मदद करती रहीं। तो सवाल ये पैदा होता है कि एक शख्सियत जिसका काम ही लोगों में कह कहे बिखेरना है, वो दूसरी तरफ समाज के सबसे कमज़ोर,
सबसे दुखी तबके के दर्द को इस तरह कैसे महसूस कर सकती है? अब देखें, इसे हमें ज़रा वसी तनाजुर में देखना होगा। कौसर सिद्दीकी साहब का भी यही पॉइंट है कि एक सच्चा मज़ाह निगार वही होता है जिसकी आंख मुस्कुराहटों के पीछे छुपे हुए उस दर्द को देख सके। अच्छा, यानी ह्यूमर और ट्रेजेडी आपस में जुड़े हुए हैं? बिल्कुल जुड़े हुए हैं। आप खुद सोचें, जो शख्स दर्द की गहराई को नहीं समझता, वो कभी दूसरों के दर्दों पर सच्चा मरहम नहीं रख सकता। इनकी ये समाजी खिदमत, इनकी तहरीरों में मौजूद उस इंसानी हमदर्दी का अमली सबूत थी। सही बात है। मतलब वो सिर्फ किताबों में लोगों को ठीक नहीं कर रही थी, बल्कि रियल लाइफ में भी हैंड्स ऑन काम कर रही थी। हाँ, और उनकी इसी मेहनत और लगन का नतीजा था कि उनका दायरा सिर्फ एक शहर तक महदूद नहीं रहा। उनकी अदबी खिदमत पूरी दुनिया में फैली। हाँ, कौसर सिद्दीकी साहब ने लिखा है कि उन्होंने नागपुर से बच्चों के एक रिसाले चांद में एज अ को एडिटर काम शुरू किया था। फिर 1955 में इन्होंने अपना एक रिसाला निकाला जिसका नाम किरनैन था। और उस वक्त अपना रिसाला निकालना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। इन्होंने मुंबई के बड़े अखबारात जैसे इनकलाब और ब्लिट्स उसमें कॉलम भी लिखे। वाह! और सफ़र भी इनके बहुत वसी थे। यूरोप, जापान, चाइना, यहाँ तक कि पाकिस्तान के भी इन्होंने दौरे किए हैं। इन्हें अवार्ड्स भी तो बहुत मिले थे ना? बेशुमार अवार्ड्स। मध्य प्रदेश उर्दू अकेडमी का यूसुफ कैसर एजाज मिला इन्हें। फिर 2003 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। यूपी उर्दू अकेडमी ने इन्हें इनामात से नवाजा। और कराची से इन्हें दोशीज़ा राइटर्स अवार्ड भी तो मिला था। हाँ हाँ, बिल्कुल। और भोपाल गैस ट्रेजेडी पर जो उन्होंने लिखा, उसके हवाले से उन्हें भोपाल गैस आलमिया अवार्ड भी दिया गया। इन सब में जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मुझे लगता है वो ये कि भोपाल में उस दौर में एक बहुत ही नामवर मज़ाकिया शख्सियत थी, हम्म। जिनको सब बापा जान कहते थे। हम्म। जब इनका इंतकाल हुआ तो वहाँ एक तरह से तंज़ो मज़ाक का सिलसिला ही रुक गया था। सही कह रहे हैं आप। भोपाल में एक खला सा पैदा हो गया था। ऐसा लगता था कि अब शायद वो महफिलें वैसी नहीं रहेंगी। लेकिन शफीका फरहत ने आगे बढ़कर उस खला को ना सिर्फ भरा, हाँ। बल्कि उस रिवायत को वहाँ से उठाकर ऐसी बुलंदियों पर ले गईं कि दुनिया उन्हें पहचानने लगी। वाकई। और इस बात का सबूत ये है कि अमेरिका और यूरोप की जो मशहूर किताबें होती हैं, हु इज़ हु वगैरह, हम्म, उनमें भी इनका नाम शामिल हुआ। यानी इनकी आलमगीर अहमियत उस जमाने में तस्लीम की गई। कि खुशबू के बीज ऐसी जल्दी में पैदाइश ली हो, अपने आप में एक फिल्म लगती है। सच में। तो देखें, अब अगर इस पूरी तहकीकी नशिस्त का कोई निचोड़ निकालना हो, तो हम ये कह सकते हैं कि शफीका फरहत, जो 26 अगस्त 1931 को पैदा हुई और 6 जनवरी 2008 को हमसे जुदा हो गईं, वो सिर्फ एक मुसन्निफा नहीं थी। हाँ, वो एक मुकम्मल इदारा थी। इल्म का, हमदर्दी का और कहकहों का इदारा। और वाकई कौसर सिद्दीकी साहब की जिस तहरीर को आज हमने डिस्कस किया है, उसने इनकी शख्सियत के हर उस पहलू को हमारे आगे जिंदा कर दिया है। बिल्कुल, कौसर सिद्दीकी का ये बड़ा एहसान है उर्दू अदब पर। तो जाने से पहले तमाम सुनने वालों के लिए मैं एक गहरा सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। इस पर ज़रूर सोचिएगा। आज के दौर में जहाँ हम देखते हैं कि मज़ाह या तंज़ अक्सर दूसरों की तज़हीक, ट्रोल करने या नीचा दिखाने का नाम बन गया है। क्या शफीका फरहत की ज़िंदगी हमें ये नहीं सिखाती कि सबसे बेहतरीन और सच्चा मज़ाह वो होता है जिसकी बुनियाद में इंसानों से बेपनाह मोहब्बत और उनके दर्द को बांटने का जज्बा शामिल हो? वाकई, ये एक बहुत ही सोचने वाली बात है। जी। तो इसी आखिरी ख्याल के साथ आज की इस नशिस्त को यहाँ रोकते हैं। हमारा मकसद आप तक लिटरेचर की उन छुपी हुई या भूली हुई तयों को लाना है जो हमारी सोसाइटी को आईना दिखाती हैं। और आगे भी हम इस तरह की चीजें आपके साथ शेयर करते रहेंगे। सही। आखिर में फिर वही याद दहानी, ये डीप डाइव बनाने में बहुत तहकीक, मेहनत और रिसोर्सेज लगते हैं। इसलिए हमारे फेसबुक पेज को खुद भी फॉलो करें और दूसरों से भी करवाएं। अगर आप हमें स्टार सेंड कर सकते हैं तो ज़रूर करें, ये हमारी बड़ी मदद होगी। इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर भी हमारे इस तहकीकी सफ़र का हिस्सा बने। अपने आसपास के दोस्तों के साथ इस एपिसोड, मेरा मतलब है इस नशिस्त को लाजमी शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं ऐसी ही अगली दिलचस्प गुफ्तगू में।
खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।